से रिश्वत नहीं मांग रहे हो, ना हमें कोई रिश्वत चाहिए, ना हमें कोई गिफ्ट चाहिए, है ना। ये बात वीरेन जानता है हमारी अच्छे से, ठीक है। सुन रहे हो मेरी बात को आप लोग? यस सर। नहीं तो कि बोले यस सर, सर। सर ने तो फ्री में पढ़ा दिया और बोले कि सर फिर बदले में सर मांग रहे हैं कुछ चीज़ें। हमें ये चाहिए कि आपका क्या गोल है, क्या अचीवमेंट है, आप स्कूल कॉलेज के लिए और सर के लिए क्या अचीवमेंट कर सकते हो, ये बात कर रहा हूँ मैं, है ना। कंफ्यूज मत हो ना जी। फालतू। ओके। ओके स्क्रीन इज विजिबल और ओके। नॉट? आपको यस सर। स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ सर। चलो मैं ये भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ कोशिश। नेक्स्ट जो कल क्वेश्चन करा था हमने, एक्सप्लेन कर्मा थ्योरी एंड निष्काम कर्म, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। आप लोगों का तो पता नहीं, मुझे समझ में आया नहीं आया, पर मुझे बहुत सारी चीज़ें इससे समझ में आई कि वास्तव में हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं कि वो हमारे कर्म हमारे साथ जुड़ जाते हैं, और वो कर्म जब जुड़ जाते हैं तो फिर हम कहते हैं बैड लक है, हार्ड लक है, या हमारे साथ ये सब चीज़ें गलत होती हैं। तो मेन चीज कर्मा में ये बताया है कि निष्काम कर्म मतलब कि हमें कोई फल की इच्छा नहीं होना चाहिए। हम यदि कोई ऐसे कर्म करते हैं तो वो हमारी लाइफ के लिए फ्रूटफुल है ना। क्योंकि इच्छा से किए गए कर्म तो बंधन में बांध के चलेंगे, आप ये बिल्कुल मान कर चलो। तो उससे रिलेटेड ही बात करी थी। चूंकि एथिक्स इथॉस मैनेजमेंट है हमारा, कि एथिक्स और इथॉस के द्वारा हम मैनेजमेंट में कैसे काम करते हैं। तो हो सकता है कि किसी स्टूडेंट के लिए ये बोरिंग सब्जेक्ट भी हो और किसी स्टूडेंट के लिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी हो। पर मेरे लिए तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि केवल ये सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारी लाइफ की लिविंग स्टाइल को अपडेट करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आज 12 साल के 15 साल के बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, 18 साल के 19 साल के बच्चों को मेजर हार्ट अटैक आ जा रहा है। इट मीन्स उनका रेगुलर एक्टिविटी में कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ सर। स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस सर। चलो, तो एक्सप्लेन पर्सनल इफेक्टिवनेस एंड मैनेजरियल इफेक्टिवनेस इन इंडियन थॉट्स। अब आपको इसको समझाना है कि आपका जो स्वयं का है पर्सनल व्यक्तिगत प्रभावशील है ना, और मैनेजरियल, आप यदि एक मैनेजर होते हो उसके हिसाब से आप ऑर्डर करते हो, उसका जो प्रभाव रहता है उसके बारे में आपको किस तरह से वर्क करना है और किस तरह से अपने आप को अपने बिजनेस को अपडेट करना है, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहली चीज़ है पर्सनल इफेक्टिवनेस। पर्सनल इफेक्टिवनेस मीन्स मीनिंग वन सेल्फ प्रॉपरली टू अचीव गोल्स विद बैलेंस एंड एथिक्स। अब पर्सनल इफेक्टिवनेस में जो मैं 2-5 साल से बच्चों को देखता आ रहा हूँ, केवल लिविंग स्टाइल का इफेक्टिवनेस दिखता है उनके अंदर, कि लेटेस्ट जो भी स्टाइल चल रही है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को फिट एंड फाइन रखते हैं। वो चाहे ड्रेस मटेरियल ले लो या हेयर स्टाइल ले लो। पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पर्सनल इफेक्टिवनेस मीन्स कि प्रॉपरली आपके गोल क्या है, आप उनको किस तरह से अचीव करोगे, और उसके बाद क्या आप उन गोलों को डिसिप्लिन रूल्स रेगुलेशन या एथिक्स के साथ फुलफिल करते हो, या कैसे भी बस आपको तो गोल को टच करना है। चाहे साम दान दंड भेद, हम कोई सी भी स्टाइल अपनाएं, ठीक है। तो उसका मैनेजमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका व्यक्तित्व के व्यक्तित्व पर भी क्या प्रभाव पड़ता है। अच्छा, अब याद करो, स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ में आपको किसी ने अट्रैक्ट करा हो, कोई पॉपुलर पर्सनालिटी हो या कोई टीचर हो या फिर कोई स्टूडेंट हो, तो उसमें क्या चीज़ आप सर्च करते हो? सबसे पहली चीज़ तो सर्च करते हो कि आपके अकॉर्डिंग, आपके हॉबी के अकॉर्डिंग या आपके नेचर के अकॉर्डिंग कोई सेकंड पर्सन मिलता है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है उससे ज़्यादा समय तक उसके साथ रहना है, उससे बातचीत करना, राइट? एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर ऑडिबल। तो यहाँ पर्सनल इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? सबसे पहले तो आपको टारगेट बनाना है कि आपको एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है, या आपको जॉब सीकर नहीं जॉब गिवर बनना है। तो पहली चीज उसमें आती है सेल्फ अवेयरनेस।
है ना। अंडरस्टैंडिंग वंस स्ट्रेंथ, वीकनेस, वैल्यूज एंड पर्पस। अभी कोई भी इंटरव्यू देने आता हो तो मैं सबसे पहले उससे ही पूछता हूँ, राइटिंग में लिख कर दो कि आपका स्ट्रेंथ कितना है और वीकनेस कितना है। और आप सबको भी बोल रहा हूँ जो आज क्लास अटेंड कर रहे हैं, मैंने अटेंडेंस ले लिए, कि आप अपनी 5 स्ट्रेंथ और 5 वीकनेस मुझे व्हाट्सअप करेंगे क्लास खत्म होने के बाद। एग्री? यस सर। जी देन सर। वैल्यू एंड पर्पस। सपोज मुझे टीचिंग में जाना है, तो मुझे क्यों जाना है टीचिंग में, मेरा पर्पस क्या है ना। आपको बिजनेस में जाना है तो आपका उसका क्या वैल्यू है, क्या पर्पस है। इंडियन फिलोसॉफी स्ट्रेसेस नो दे सेल्फ फॉर ग्रोथ। अब व्यक्ति जानता है कि जब भारतीय फिलोसॉफी ये कहती है कि तनाव, और तनाव नो दे सेल्फ, वो खुद जानता है कि मुझे तनाव कैसे हो रहा है, और ये तनाव उसकी ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल भी होता है, ये कहीं कहीं उसकी हेल्थ इशू भी बन जाता है ना। तो डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसको लेता है। अब सबसे पहली चीज़ है सेल्फ अवेयरनेस में, सबसे पहला पॉइंट है कि आप मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम शेड्यूल सेट करो और अपना खुद के डिसिप्लिन खुद बनाओ कि मुझे इस डिसिप्लिन से आज दिन भर वर्क करना है ना। वो आ चुका है सेकंड पॉइंट सेल्फ अवेयरनेस के बाद। सेल्फ डिसिप्लिन, कंट्रोल ओवर हैबिट्स एक्शंस। मैं 4 घंटे फेसबुक चलाता हूँ तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल, है ना। अभी फॉरेन में जाओगे तो आप 5:2 का बहुत रेशो चल रहा है। इट मीन्स 2 दिन वो लोग सोशल मीडिया को टोटली बंद कर देते हैं, और 5 डे वर्किंग लाइफ में तो सोशल मीडिया भी जरूरी है ना। बट अति सर्वर्थ वर्जित। और कुछ कंट्रियों में तो अभी रिसेंटली न्यूज़ देखी कि पूरी तरह से फेसबुक को और इंस्टाग्राम को इसको बंद ही कर दिया उन्होंने, है ना। कुछ समाज ने 10-12 साल के बच्चों के लिए सब चीज़ें बंद कर दी है, क्योंकि उसका यूटिलाइजेशन वो सही तरीके से नहीं कर पा रहे। तो सेल्फ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इंप्रूव्स प्रोडक्टिविटी एंड कैरेक्टर। ये डिसिप्लिन आपको क्या बेनिफिट देगा, सफलता के लिए और आपके चरित्र को बचाने के लिए, बनाने के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो चीज आ रही है थर्ड, टाइम मैनेजमेंट, है ना। हमारे साथ में दिनेश हो अभी आप क्लास में? दिनेश यस सर। है ना। दिनेश यस सर। आपको इसलिए मैं इंडिकेट करूं कि आपको टारगेट करके मैं सब बच्चों को बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, मैं आपके बारे में बोल रहा हूँ कि देखो एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ मैनेज टाइम। सब चीजें अच्छी यदि हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं तो, है ना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2-2 जॉब करते हैं, पारिवारिक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी कंप्लीट करते हैं और अपनी स्टडी भी कर रहे हैं। तो ये जो हमारा माइंड है और माइंड के साथ जो बॉडी वर्क करती है, इसको थोड़ा सा समझना। बॉडी हमेशा लेजी रहेगी, आलसी, नहीं यार कल काम करेंगे, है ना। फिर माइंड भी कह देगा थक गए यार, आज तो काम नहीं करना है। बट वही चीज यदि हम एनर्जी के साथ करेंगे, नहीं हमारे पास, हमको नहीं पता कि कल हम जिंदा हैं या नहीं है, केवल आज हमको भगवान ने दिए 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे, तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आज हम उस काम को, आज उस टास्क को कंप्लीट कर लें। तो उसमें टाइम मैनेजमेंट को इंक्लूड करो। एक ह्यूमन पर्सन के लिए 30 की एज तक सफिशिएंट है 6 आवर्स की वेल स्लीपिंग, सही तरीके से अच्छे से आपको सोना, और बचे हुए टाइम को आप मैनेज कर लो। 24 घंटे में से 6 घंटे गए मिनिमम बता रहा हूँ, या 7 घंटे गए तो कितने घंटे बचते हैं? अरे 17 घंटे बचते हैं। एम आई ऑडिबल? यस सर। 17 घंटे में से 8 घंटे कोई बच्चा जॉब कर रहा है और 2 घंटे आने जाने के, 10 घंटे के, तो कितने घंटे बचे? 7। 1 घंटा हमने 7 स्टडी hours। में लगा दिया, 6। 1-2 घंटे हमने सोशल मीडिया और रेगुलर एक्टिविटी, बात, खाना, ये वो लगा दिया, फिर भी 2 घंटे उसके बावजूद भी बचते हैं। वो जो एक्स्ट्रा 2 घंटे बचते हैं उसमें रेगुलर लिटरेचर पढ़ने की आदत बनाओ आप। नाउ टाइम मैनेजमेंट आ रहा है समझ में? ये विथ Yes, sir। एग्जाम्पल ऐसे ही लिख के आना है कॉपी में, सुन के रखना नहीं है इसको माइंड में, ठीक है।
वैल्यू बेस्ड लिविंग सबसे पहली चीज है कि आप जो काम कर रहे हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आपको लगेगा कि आपका उस काम के बाद क्या आउटकम आता है ना। तो कोई भी काम करें उसका वैल्यू बेस्ड लिविंग होना चाहिए कि आप ट्रूथ हो, आप ऑनेस्टी हो, आप इंटीग्रिटी हो, आप बिहेवियर आपका सही है, आप वैल्यूज को समझते हो, और लॉन्ग टर्म में सफलता चाहने के लिए आप किस किस तरह से अपने प्लान को बनाते हो और उस प्लान को एक्टिवेट करते हो। तो पहली चीज क्या आ गई इसमें? सत्य। दूसरी चीज आ गई ईमानदारी। तीसरी चीज क्या है? अहिंसा, है ना। तो कोशिश ये करें कि हम पशु कृत्य अहिंसक होना, मारा पीटी करना, कोई ने हमसे आगे रे की एब्यूजिंग वर्ड बोले या बिहेवियर गलत करा, ईगो गलत करा, तो फॉरगेट इट, फॉरगिव इट, छोड़ो ना। जब तक वो आपको फिजिकली टच नहीं करे आप उसको जाने दो। हाँ, कोई फिजिकली टच करे तो फिर एक का 11 जवाब दो आप। ऐसा कोई होता नहीं है आज की तारीख में। क्लियर? वैल्यू बेस्ड लिविंग समझ में आ रहा है आपको? यस सर। यस यस सर। सर। आई थिंक लाइट चली गई, देखो तो स्क्रीन दिख रही है अभी आपको? यस सर, दिख रही है। ओके, चलो इमोशनल स्टेबिलिटी। यदि लाइट जाए तो मैं रिज्वाइन करूंगा, आप एग्जिट मत होना। इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब है बैलेंस्ड रिएक्शंस टू सक्सेस एंड फेलर, कामनेस इंप्रूव्स जजमेंट। अब भावनात्मक संतुलन, कभी कभी हम भावना में बह जाते हैं, किसी गलत बात को भी सही समझ लेते हैं और कहीं ना कहीं वो निर्णय हमारा गलत निर्णय होता है। तो जब भी कोई चीज़ ऐसी हो तो माइंड को स्थिर रखें। ऐसा नहीं कि भावनात्मक नहीं रहे, भावना से भी वर्क करें, पर प्रोफेशनल में भावना का कोई रोल नहीं है। मान लो कि सर ही आपका कोई बिजनेस से आए, आपने सर का रिस्पेक्ट करके वो चीज़ एफओसी में दे दी फ्री ऑफ कॉस्ट में, दिस इज नॉट प्रोफेशनलिज्म, है ना। तो भावना को अपने वर्क पर हॉबी न होने दें, है ना। नेक्स्ट है मैनेजमेंट, मैनेजरियल इफेक्टिवनेस। मैनेजरियल इफेक्टिवनेस मीन्स मैनेजिंग पीपल एंड रिसोर्सेज इफिशिएंटली विथ एथिकल विजडम। बहुत ज़रूरी चीज़ है कि यदि आपको कोई भी काम करना है तो आप नैतिकता के साथ करें, है ना। और जहाँ पर कि उस प्रबंधन को करने के बाद किसी का नुकसान नहीं होना, नेचर में नुकसान हो ना उस वर्क में नुकसान हो। तो आपका विजनरी थिंकिंग जो है, केवल ये नहीं होना चाहिए कि केवल आपको लाभ कमाना है या आपको अपनी ब्रांड बनाना है या आपको अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना है ना। थोड़ी सी बड़ी और दीर्घकालीन सोच होना चाहिए कि हमको क्वालिटी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। क्वालिटी के बाद हमारा प्रॉमिस, कि हमने किसी कस्टमर से कोई प्रॉमिस करा है तो उस प्रॉमिस को टाइम पर फुलफिल करना है ना। देन डिसीजन मेकिंग, निर्णय क्षमता। डिसीजन शुड कंबाइन लॉजिक विथ एथिक्स। कभी कभी जो डिसीजन लेते हैं उसमें सही लॉजिक भी होना चाहिए और नैतिकता का भी इन्वॉल्वेशन होना चाहिए। तो जो धर्म है हमें ये सिखाता है कि हम किस तरह से कार्य करें और क्या हमारा नैतिकता का सिद्धांत है। टीम मोटिवेशन, मैनेजरियल शुड इंस्पायर नॉट डोमिनेट, रेस्पेक्ट इंक्रीजेस परफॉर्मेंस। अब हम अपनी टीम को लेकर किस तरह से प्रोत्साहित करते हैं, किस तरह से अपने कर्मचारियों से बेहतर काम करा सकते हैं। टाइम टू टाइम हम उनको स्किल्स डेवलपमेंट के कोर्स दे सकते हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उनको हेल्प लेकर हम समझा सकते हैं। रेगुलर मीटिंग दे सकते हैं। किसी का उत्साह बढ़ाना है तो उसको सरप्राइज गिफ्ट दे सकते हैं। इस तरह से हम पूरी टीम को मोटिवेशन कर सकते हैं। हो सकता है आपस में वर्किंग करते समय कर्मचारियों के रिलेशन में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो सबको बिठाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए और टीम को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो आपके लिए परफॉर्मेंस के लिए फ्रूटफुल रहे। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस, कभी कभी विवाद बढ़ जाते हैं, उनको या तो सुलझा दो या फिर अपनी इंडियन कल्चर के हिसाब से उसको खत्म कर दो। अब इंडियन कल्चर की बात करते हैं या फिर कोई विवाद आता है तो
मुझे एक उज्जैन का ध्यान आ रहा है कि सिंहासन बत्तीसी, कभी आपने देखा हो सीरियल? देखा आपने? आवाज आ रही है मेरी? नहीं सर, नहीं देखा सर। अरे देखना, नहीं उसमें देखा। जितने भी समझौते होते थे, कोई केस आता था उलझा हुआ, जैसे यहाँ लिखा है ना, अरे कि विवाद पड़ते प्रबंधन, तो उस विवाद को वो किस तरह से टेक्निकली और मेंटली और साइकोलॉजिकल सुलझाते थे, है ना। आज लॉ ने अलग रूप ले लिया है, तो आज कोई विवाद होता है तो उसके अलग तरह से पनिशमेंट होती है। पर पुराने टाइम में जो पनिशमेंट होती थी वो काबिले तारीफ थी, ताकि वो व्यक्ति गलती से भी वापस कोई गलती न करे। देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस शुड सर्व सोसाइटी, प्रॉफिट विथ पर्पस इज एम्पेसाइज्ड। मतलब यदि हम सामाजिक उत्तरदायित्व की बात करें तो हमारे को हमेशा वो सर्विस हो या बिजनेस हो, इस तरह का कार्य करना है जिससे उस समाज के व्यक्ति को पूरी पूरी तरह से लाभ मिल सके। तो उनका उद्देश्य केवल पैसा कमाना ही नहीं है, पैसा कमाने के साथ साथ उस व्यक्ति के इमोशनल से भी हमको बेनिफिट मिल सकता है ना। कस्टमर ही कस्टमर को बढ़ाता है, ठीक है। इसमें कोई डाउट? ये 10 पॉइंट है आपका, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन मैनेजमेंट ऑफ सेल्फ इन इंडियन थॉट्स। अब इसमें क्या समझाना चाह रहे हैं वो कि यदि आप भारतीय चिंतन में स्व प्रबंधन, सेल्फ मैनेजमेंट को ध्यान देते हैं तो उसका हमारी बॉडी पर, शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, थॉट्स हमारे विचारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इंटरपर्सनली हमारे भावनाओं पर या फिर एक ग्रुप, पूरे समूह के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बहुत सही किसी ने लिखा है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और जैसी पिए पानी और वैसी होए वाणी। तो हमारे स्कूल में पेरेंट्स बोलते थे कि हमेशा संगत अच्छे लोगों की करना चाहिए, ताकि आपका भी टंग और बॉडी लैंग्वेज अच्छा रहे। ये तो समझा होगा ना आपने सबने, कि नहीं समझा? समझ गए सर। समझे सर। है ना। तो इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना, देखो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको ये सब चीज़ें आती है, बस इसके पॉइंट्स को आप लर्न कर लोगे तो आप बहुत अच्छे से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। अराउंड 70-80% ईजिली बच्चों को मिलते हैं एथिक्स के पेपर में। फिजिकली हेल्थ, सबसे पहली चीज़ है हेल्दी बॉडी सपोर्ट्स हेल्दी माइंड। अब ये सही बोल रहा है क्या कि यदि आपकी बॉडी हेल्दी है तो आपका माइंड भी हेल्दी रहेगा, और यदि आपकी बॉडी बीमार है तो आपका माइंड भी बीमार रहेगा, है ना। तो इट मीन्स आपका स्वास्थ्य सही है तो आप सारे डिसीजन सही लोगे। कोई ने कुछ बोल भी दिया है तो आप उसको मजाक समझ के अवॉइड कर दोगे। पर आपकी हेल्थ खराब है तो कोई आपके लिए फ्रूटफुल बात भी कर रहा है तो वो आपको गलत आदमी लगेगा, क्योंकि आपका माइंड उस समय हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है ना। तो शरीर को हेल्दी रखने के लिए हमको सबसे पहली चीज क्या है? क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने अंडरलाइन करा है डार्क में, बताओ। प्रॉपर फूड। प्रॉपर फूड मतलब क्या चाह रहे हैं ये? क्या होना चाहिए हमारा प्रॉपर फूड? अच्छा खाना। पिज्ज़ा? अच्छा खाना एंड नहीं, नहीं नहीं प्रॉपर फूड सर, में क्या होना चाहिए? पिज्ज़ा? ग्रीन वेजिटेबल्स। डोनाल्ड का पिज्ज़ा? क्या क्या होना चाहिए जरा नाम बताओ यार, इसमें भले आप नहीं खाते होंगे पर हैप्पी फूड के बारे में नाम तो बता दो, हेल्दी फूड, ताकि मेरे को भी लर्न हो जाए और मैं भी उसका यूज कर सकूं। कौन कौन से हेल्दी फूड होते हैं? एप्पल। अरे सर ग्रीन वेजिटेबल्स, लीवी वेजिटेबल्स, और पल्सेस, और और डेयरी प्रोडक्ट्स, और फ्रूट्स सर। फ्रूट्स। हाँ। देखो मैं इसको बहुत शॉर्टकट फ्रूट। में बता देता हूँ, आप चाहो तो इसको एनालिसिस करना, समझना और फिर मुझसे फेस टू फेस डिस्कस करना, क्योंकि मैंने फूड पर 7 साल काम किया बच्चे, 7 साल तक केवल भोजन पर काम किया मैंने, है ना। इट मीन्स मैं अच्छा कुक भी हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं।
तो पहली चीज़ है, आपका एज कितना है, आपका वेट कितना है, आपको 6 रस चाहिए बॉडी में, 6 रस, है ना? कटु, तीक्ष्ण, कटाय, मीठा, खट्टा और अम्ल। ये जो रस हैं फिर आपकी बॉडी में कैसे वर्क करते हैं, और उसके द्वारा फिर आपका एनर्जी का फ्लो बनता है, और आप कितने भी घंटे काम कर लें आपको थकान कभी नहीं आएगी, है ना? आप किसी भी डॉक्टर को नियरेस्ट पहचान का उससे पूछ लेना कि 90% बॉडी जो खराब होती है केवल भोजन के कारण। कैसे? अभी मैं एक रिसेंटली रिसेप्शन में गया था, तो गरम गरम गुलाब जामुन के साथ बर्फ से जमी आइसक्रीम के अंदर उस गुलाब जामुन को डाल के एक नई डिश बना के वो हमको दे रहे थे। सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? गुलाब जामुन, मावा, गरम, आइसक्रीम, बर्फ, ठंडा, इन दोनों को मिक्सचर करके वो एक नई डिश दे रहे थे। तो प्रॉपर फूड का मतलब ये है, पहली चीज कि आपकी बॉडी में कितना प्रोटीन विटामिन चाहिए, आपका एज और आपकी वेट, प्लस 6 रस आपके अंदर होना चाहिए। क्योंकि आपका इंस्टेंट, स्मॉल इंस्टेंट और लार्ज इंस्टेंट पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कितनी सही है और कितनी गलत। नॉर्मली 30-40 की एज तक तो बच्चों को नहीं पता पड़ता है वो कितना गलत खा रहे हैं सही खा रहे हैं, उसके बाद वो एक एक करके सारी बीमारियां स्टार्ट हो जाती है। तो आपका प्रॉपर फूड क्या होना चाहिए थाली में, खाने से पहले 100 बार सोचो। फिर उसका प्रॉपर टाइम क्या होना चाहिए, इस पे डिस्कस करो। फिर वो फूड हमारे बॉडी में किस तरह से शर्करा बन के या एनर्जी बन के ब्लड के द्वारा पूरे शरीर को चलायमान करता है, उसके बारे में आप सोचो। और फिर हम एक बार और क्लास में केवल फूड की ही क्लास लेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। पर कब करेंगे डिस्कस? जब प्रॉपर तरीके से आप इन सारे पॉइंट पर भी बता रहा हूँ सर्च नहीं करा, रिसर्च नहीं करा, तब तक मैं डिस्कस नहीं करूँगा। क्योंकि केवल मैं क्वेश्चन पूछूँ और आपको केवल उसके आंसर देना है, ठीक है? तो हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए सबसे पहली चीज़ क्या हो गई? प्रॉपर फूड। और यदि प्रॉपर फूड है तो आपके न्यूरॉन्स भी एक्टिवेट होंगे जो माइंड को चलाएंगे। आज देखो ना, नए नए लोग किस तरह से माइंड को चलाकर क्या क्या नई चीज़ें इन्वेंशन कर लेते हैं। हम केवल सोचते रह जाते हैं, वो व्यक्ति कंप्लीट कर देता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट? नो सर। ये आपको बहुत अच्छे से आता है, आपको अपने अपने अकॉर्डिंग सोच के मुझे जवाब देना है। स्लीप, सही तरीके से नींद। हम नींद में भी एक एक घंटे में उठ के मैसेज देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, टाइम देख रहे हैं, वॉट एवर जो भी कर रहे हैं, तो हमारी 2 घंटे पहले मोबाइल से दूरी हो जाना चाहिए, तभी हम अच्छे से सो सकते हैं। देन थर्ड चीज क्या है, वो मेरे को पढ़ने में नहीं आ रही, क्या लिखा है थर्ड? बोलो क्या लिखा है? एक्सरसाइज। क्या होता है ये? क्या होता है ये बताएगा कोई? मैम सर एक्सरसाइज को हिंदी में क्या बोलते हैं वो नहीं आ रहा। व्यायाम से योग होता है। अच्छा, कसरत। कितने बच्चे जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं इसमें से? वो चाहे जिम जाते हो, चाहे योगा जाते हो, या वर्किंग में ही उनकी एक्सरसाइज हो जाती है? कुछ है ऐसे स्टूडेंट? रेज द हैंड। कितने स्टूडेंट हाँ ऐसे सर, मैं हैं? जाता हूँ। हाँ, आदित्य, यशस्विनी, वेरी गुड। चलो, एक हम आपको बता दें, अभी आप इंस्टाग्राम चलाते तो बहुत आता है इंस्टाग्राम पर, एक की 100 घंटे का योगा टीचर का क्लास करिए, 200 घंटे का क्लास करिए और इतने रुपए, ये वो एटसेट्रा। देखा आपने इस तरह का एड? कभी नहीं देखा? नहीं सर, ऐसा तो नहीं आया मुझे। नहीं, बहुत चलते हैं इंस्टाग्राम पे, आप देखना थोड़ा सा। एनीवे, हम करने वाले हैं 50 घंटे का कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस योगा की, डिप्लोमा की। तो आप लोग या आपके जो भी फ्रेंड करना चाहें वो कांटेक्ट करें, है ना?
कॉलेज के स्टूडेंट के लिए कोई फीस नहीं है, कॉलेज के बाहर के स्टूडेंट के लिए फीस रहेगी। क्लियर? Yes, sir. चलो, योगा एंड डिसिप्लिन। देखो, योगा एंड डिसिप्लिन को मैं आपको एक पतंजलि का सबसे पहला सूत्र समझाता हूँ। अतः योगानुशासनम, अतः योगानुशासनम, मतलब जो अनुशासन में रहता है वो ही अपने आप में योग है। योग के बारे में बच्चों को बहुत गलत फहमियाँ हैं कि योग मतलब एक्सरसाइज, योग मतलब आसन, योग मतलब प्राणायाम, है ना? नहीं, योग का मतलब होता है युज धातु से बना गया एक ऐसा शब्द जो हमारे ऋषि मुनि हमको दे के गए, जिसका मतलब होता है जुड़ना। जुड़ना, माता पिता का बच्चों से जुड़ना, है ना? बच्चों का सब्जेक्ट विषय से जुड़ना, ठीक है? और भक्त का भगवान से जुड़ना। तो योग का मतलब क्या होता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हमारी ये 8 स्टेपों को हम कंप्लीट करते हैं, तब हम योगी कहलाते हैं, योगा कर सकते हैं। तो योगा का पहला ही सूत्र है डिसिप्लिन। हम सब चीज़ें टाइम से करें, डिसिप्लिन में रहें, तो वो अपने आप में एक योगा है। योगा में आसन और एक्सरसाइज तो योगा का एक पार्ट है ना? और ये भी गलत फहमी कि योगा फिट एंड फाइन रखता है, योगा हेल्दी वेल्दी रखता है। तो आपका डिपेंड करता है रेगुलरिटी पर कि आप कितना उसका प्रैक्टिस करते हैं। वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, आपके स्टेमिना को बढ़ाता है और आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। कि कोई भी चीज़ हमने एक बार ध्यान से पढ़ी या समझी तो फिर हम कभी भी उसको रिपीट या रिकॉल कर सकते हैं, कभी नहीं भूलते हैं। तो दे प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर प्रोफेशनल स्ट्रेस। और आज की तारीख में तो बहुत चल रहा है ये कि जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको स्ट्रेस रहती है, तो हम उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। मेरा एक बच्चा है बेंगलोर का, अराउंड उसकी सैलरी मान के चलो आप 3 to 4 लाख रुपीस पर मंथ है, और वो वर्किंग भी कर रहा है, पर उसके पास एंजाइटी है, स्ट्रेस है बहुत सारा। तो वो उसके लिए मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेता है और उसको काफ़ी बेनिफिट मिला है 3 साल में, राइट? एम आई ऑडिबल? यस सर। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि यार सर, आप मैनेजमेंट के टीचर हो और आप योगा सिखा रहे हो, चलो वर्क लाइफ बैलेंस समझ में आ रहा है? बैलेंसिंग वर्क एंड रेस्ट प्रिवेंट्स बर्न आउट, इंडियन लाइफ स्टाइल सिस्टम स्ट्रेस मॉडरेशन। देखो, सबसे बड़ी चीज़ है कि अपनी इंडिया की लाइफ स्टाइल में ऐसा है कि जब हम अपनी लाइफ को बैलेंस करके काम करते हैं, है ना? मतलब हमें परिवार को भी जिम्मेदारियों को कंप्लीट करना है, हमारा जॉब है वहाँ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करना, और अपनी खुद की ग्रोथ के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए अपने आप को भी इम्प्रूव करना है। तो इसमें हमको बैलेंस बनाकर काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं एक काम करा तो हम थक गए फिर ये काम नहीं होता है, या फिर एक्सक्यूज़ लगा दिया कि टाइम नहीं मिलता है, या एक्सक्यूज़ लगा दिया कि हम दिन भर इसमें बिजी थे। आपको सब पता है अपने बारे में, आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हो कि आपके पास कितना टाइम बच रहा है और आप कितना ऑनेस्टली काम कर रहे हो। नाउ मैनेजमेंट ऑफ थॉट्स। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट जो आता है मैनेजमेंट ऑफ थॉट्स का, तो पॉजिटिव थिंकिंग। थॉट्स शेप बिहेवियर। आपके विचार ही आपका व्यवहार को बताते हैं। तो आपका जो व्यवहार है आप जितना अच्छा रखोगे उससे आपके थॉट प्रोसेस समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ है, आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे तो आपके थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी रहेगी, हमेशा आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ने के लिए। और आप कॉन्फिडेंस रहोगे और क्रिएटिविटी रहेगी, है ना? मतलब नई चीज़ों के बारे में आपका माइंड आपको मैसेज करेगा। पॉजिटिव थिंकिंग से आप कोई भी काम करते हैं तो सपोज आज का लेक्चर है, डेली की क्लासेस है, या ऑफिस का वर्क है, या घर का वर्क है, स्माइली काम करो आप, तो ऑटोमेटिक आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, नेगेटिविटी ऑटोमेटिक खत्म होती जाएगी। फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन। आप पूरा ध्यान लगाओ, खाना खा रहे हो तो खाने पर, पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई पर, और मस्ती कर रहे हो तो मस्ती पर ऐसा होता नहीं है ना? एकाग्रता रहती कहाँ है? हम खाने के समय फोन चला रहे हैं, फोन के समय कोई बातें सुन रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, वॉट एवर। तो कंट्रोल ऑफ नेगेटिव थॉट्स। अब आप अपने नेगेटिव थॉट्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हो?
सबसे पहली चीज इसमें लिखी है ईर्ष्या। पर ये ईर्ष्या मैं अच्छी समझता हूँ कि मेरा एक दोस्त है वो हमेशा टॉपर था, तो मेरे को उससे ईर्ष्या होती थी, तो वो ईर्ष्या के कारण मैं और ज़्यादा पढ़ने लग गया ताकि उसकी इक्विवेलेंट परसेंटेज बनूं। पर कहीं कहीं ईर्ष्या खराब भी होती है कि यार मेरे दोस्त के पास तो हेलीकॉप्टर है और मेरे पास तो अभी तक बाइक ही है। अरे तो भैया तुम भी स्किल डेवलपमेंट करो, अच्छा सैलरी लो और तुम भी हेलीकॉप्टर खरीदो। जलने से क्या होगा, होगा क्या कुछ? भय, फियर, एंगर, क्रोध, ये सब क्या करते हैं, हमारे नेगेटिविटी को बढ़ाते हैं, डिस्टर्ब करते हैं हमारे माइंड को। करता है ना, ईर्ष्या हो गई, भय आ गया, क्रोध हो गया, तो काम करने की कैपेसिटी भी हमारी कम हो गई। हमारे टीचरों से डिटेचमेंट हो गया। अटैचमेंट तो खत्म ही हो गया। कोई भी टीचर ने किसी को गलती से ज़्यादा डांट दिया, मतलब वो क्लास में बंक मारना शुरू। मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस, इमोशन के मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड रेगुलेशंस इमोशंस इंप्रूव्स रिलेशनशिप, काम रिस्पॉन्सेस, प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट। अब ये बोल रहे हैं कि आपका जो बुद्धि भावनात्मक, आपका उसके काम पर फर्क सिचुएशन के हिसाब से होना भी चाहिए और सिचुएशन के हिसाब से नहीं होना चाहिए, है ना। कोई बात, एम्प्लॉय अपने काम कर रहा है और उसके मदर फादर कहीं सीरियस हैं, कहीं ले जाना है और आपने छुट्टी नहीं दी, बोले आप नहीं जा सकते हो, आपको काम कंप्लीट करना पड़ेगा, तो दिस इज स्टूपिड डिसीजन, ये खराब डिसीजन है। तो आपके इमोशनल इंटेलिजेंसी को भी आपको इम्प्रूव करना है। और ऐसा भी नहीं हो कि कोई गलत बातें करके आपसे छुट्टी लेकर चला जाए। तो ये थर्ड सेंस आपका एक्टिव होना चाहिए कि वो एम्प्लॉय का बिहेवियर, वर्किंग स्टाइल से वो कितने प्रतिशत सही है और कितने प्रतिशत गलत है। एंगर मैनेजमेंट, ये तो मैं 2-4 बार क्लास में समझा चुका हूँ कि आपके साथ कोई गलत बिहेवियर कर रहा है तो भी आपका गुस्सा आपके कंट्रोल में होना चाहिए। आप उसके पपेट मत बनो, पर कठपुतली मत बनो। इंडियन टीचिंग्स एडवाइस पेशेंस एंड टॉलरेंस। वो बोल रहे हैं कि भारत में ही एक ऐसी भारतीय शिक्षा प्रणाली है जहाँ पर आपको धैर्य रखना पड़ेगा और सहनशील बनना पड़ेगा। तो कंट्रोल्ड एंगर प्रोटेक्ट्स प्रोफेशनलिज्म। तो यहाँ हम प्रोफेशनलिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? कंपेशन एंड एम्पैथी, करुणा और सहानुभूति, काइंडनेस, स्ट्रेंथनेस, वर्क प्लेस बॉन्डिंग, एम्पैथी इंप्रूव्स लीडरशिप क्वालिटी, है ना। ये जो दोनों चीजें हैं अलग अलग तरीके से काम करती है। जो सहानुभूति है वो तो हमारे वर्क प्लेटफॉर्म पे एक बाउंडिंग का काम करती है, हमारे लंबे समय तक उनसे रिलेशन रहते हैं। और एम्पैथी जो रहती है वो लीडरशिप का काम करती है। एम्पैथी और सिंपैथी दो तरह की चीज होती है, ध्यान देना। हमको सिंपैथी पे कम काम करना है, एम्पैथी पे ज़्यादा काम करना है, ताकि हमारी लीडरशिप की क्वालिटी सही हो। देन इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस, अब पारस्परिक प्रभाविकता। सबसे पहली चीज़ क्या है, कम्युनिकेशन स्किल। हमारी स्किल्स यदि सही कम शब्दों में अच्छे से हम एक्सप्लेन कर सकें तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल सही है। नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसको सबको आपको क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। तो क्लियर एंड रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन अवॉइड्स मिसअंडरस्टैंडिंग। लिसनिंग इज इक्वली इम्पोर्टेंट। बहुत बढ़िया चीज बोली है, आप इसको ध्यान से सुनो फिर से, कि लिसनिंग इज इक्विवेलेंट इम्पोर्टेंट। मतलब पहले आप अपने आप को इस तरह से परफेक्ट करो कि कोई भी बोल रहा है उसको बहुत ध्यान से सुनो। थोड़ी सी बात सुनी और इमीडिएट एक्शन का रिएक्शन रिप्लाई देना शुरू कर दिया तो आपको बहुत सारे नुकसान है। आपके यंगर रिलेटर ब्रदर सिस्टर से इस तरह की फिर आपकी कुतर्क होना शुरू हो जाएगा। आप ऑफिस में भी आपकी वर्किंग कैपेसिटी डल हो जाएगी, आपका गुडविल खराब हो जाएगा, क्योंकि हम सुनते कम है और बोलते ज़्यादा है। ट्रस्ट बिल्डिंग, ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट क्रिएट ट्रस्ट। ट्रस्ट इम्प्रूव्स टीम वर्क। अब ऑनेस्ट रहो और अपने कमिटमेंट पे ट्रस्ट करो, तो वो ट्रस्ट टीम वर्क को क्या करेगा, हमेशा इम्प्रूव करेगा।
नेक्स्ट, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। अब सबसे मेन चीज यही है कि आपको सबसे पहले क्या है, जो अलग अलग तरह की विविधता है सभी का आपको सम्मान करना है। किसी भी कल्चर को, किसी भी वैल्यू को आपको रिस्पेक्ट तो देना ही देना है ना। ग्रुप इफेक्टिवनेस, ग्रुप में सबसे पहली चीज आती है टीम स्पिरिट। कलेक्टिव सक्सेस इज प्रायोरिटाइज्ड ओवर इंडिविजुअल ईगो। बहुत अच्छी चीज बोल रहे हैं वो। ये बोल रहे हैं कि यदि हमको टीम की भावना से काम करना है तो मैं नहीं होना चाहिए, हम होना चाहिए। ये जो मैं की भावना होती है वो टीम को ब्रेक करती है। कोऑपरेशन एंड बूस्ट रिजल्ट, सबको कोऑपरेशन करके चलो, रिजल्ट सही, सकारात्मक और इंक्रीज होते रहे, इस तरह हमको फोकस करना है। शेयर्ड गोल्स, कॉमन विजन ये कहता है कि आपके जो गोल हैं उसको शेयर करो, टीम का परफॉर्मेंस सही हो और क्लियरिटी हो। लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन, आपका इफेक्टिव ग्रुप से नीड है बोथ गाइडेंस एंड पार्टिसिपेशन, बैलेंस रोल्स इंश्योर हारमोनी। तो आपको नेतृत्व करना है, सही सहभागिता, मतलब सब काम में आपके हैबिचुअल होना चाहिए कि आपको काम भी सीखने को मिलेगा और उस काम को टीम की तरह करके कंप्लीट करना है। कंक्लूजन देख लें हम कि इंडियन थॉट्स ऑन कर्मा, सेल्फलेस वर्क एंड सेल्फ मैनेजमेंट प्रोवाइड्स डीप गाइडेंस फॉर मॉडर्न प्रोफेशनलिज्म, मैनेजिंग बॉडी, माइंड एंड इमोशंस, creates personal effectiveness, while ethical leadership ensures managerial and group success. These principles remain highly relevant in today's organization in life. भारत की बात करें मैनेजमेंट की, तो इसमें सबसे पहली चीज़ उन्होंने बोली कि आपको कर्म तो करना है, पर वो कर्म निष्काम कर्म होंगे तो कई गुना ज़्यादा आपको फ़ायदा देंगे। उस कर्म के बारे में ज़्यादा आपको चिंतन नहीं करना है ना, मनन करना है। आपका आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर होना चाहिए। एथिकली आप कोई भी काम करें तो नैतिकता के साथ और सही प्रबंधन के साथ काम करें। आपका जो बॉडी है और आपका जो मन है और आपका जो इमोशन है, इन दोनों तीनों के बीच में आपको संतुलन बनाकर ही सही निर्णय ले सकते हो, सही व्यापार में काम कर सकते हो या सही तरीके से नौकरी कर सकते हो। जबकि जो हमारे निष्काम कर्म है वो ये हमें सिखाते हैं कि मूल्य आधारित, जिसका कि हमको कोई भी बेनिफिट ना हो, बिना फल की चिंता के सही नेतृत्व, टीम वर्क के साथ हम काम करते जाएं तो हम ऑटोमेटिक सफल हो सकते हैं। क्लियर?